देखिए, ये निस्संदेह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एआई समिट, स्टार्टअप टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस इस क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति का संदेश लेकर के आया है और अमेरिका और चीन जैसे बड़े राष्ट्र इस क्षेत्र में पहले से ही उन्होंने बढ़त दर्ज की है। एआई समिट के जरिए जो ग्लोबल साउथ, जिसका अर्थ है दुनिया के तमाम गरीब और विकासशील मुल्क, उनकी अगुवाई करने का एक बड़ा अवसर भारत के समक्ष है। और जिस तरह से एआई समिट पूरी दुनिया के एआई उत्पादकों और जिस तरह से लोगों की उपस्थिति हुई है, अनेक देशों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इसमें हिस्सा लिया है, निसंदेह इससे भविष्य का जो मार्ग है वो बेहतर दिखाई देता है। जहां तक गलगोटिया का सवाल है, ऐसी घटनाएं शर्मनाक हैं और जो गलती गलगोटिया ने की है, उनके यूनिवर्सिटी को लेकर के तो सवाल खड़े हुए ही हैं। कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को लेकर के हम कह सकते हैं कि कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति भविष्य के वैश्विक सम्मेलनों में नहीं हो। शिखर सम्मेलन को अव्यवस्थित बताया और कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ पीआर का तमाशा है कि एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबोट प्रकरण के आधार पर पूरे एआई समिट को खारिज किया जाना, ये नेता प्रतिपक्ष का मानसिक दिवालियापन है। दरअसल सवाल खड़े करना लोकतंत्र में सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जब पूरी दुनिया एआई समिट को देख रही है और भारत को भी उत्साहवर्धक नतीजों की प्रतीक्षा है, ऐसे में ये सवाल हिंदुस्तान के अंदर नेता प्रतिपक्ष अगर कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस एआई समिट से भारत को वैश्विक प्रतिष्ठा मिली है और भारत को अनुसंधान, तकनीक और स्टार्टअप के क्षेत्र में इससे बेइंतहा लाभ मिलेगा, ये सब लोगों का भरोसा है और विश्वास है। नितिन नवीन ने कहा है एक तरीके से असम में कांग्रेस ने असम के लोगों के साथ छल किया है, उनके लिए काम नहीं किया है। हमेशा के लिए असम से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने भारत को धोखा देने का काम किया है। देखिए, कांग्रेस जमीनी तौर पर असम में बहुत ही कमजोर हो गई है। चंद चेहरों के बल पर कांग्रेस हिमंता विश्वा शर्मा की लोकप्रियता का सामना नहीं कर पाएगी। पहले से ही जो अंतर्विरोध और गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है, उसकी वजह से कांग्रेस के संगठन को खासा नुकसान हो चुका है और जिस तरह के की चुनावी संभावनाएं दिखती हैं, कांग्रेस अब तक का सबसे कमजोर प्रदर्शन इस विधानसभा चुनाव में करने जा रही है। के बाद अब पवन खेरा ने कहा है कि वो जो बात कह रहे हैं उनकी बात को ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि वो सीनियर नेता। जिस तरीके से संजय राउत ने कहा था कि काम काज जो हो रहा है इंडिया अलायंस में वो बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, अब आप अगर इस वर्ष होने वाले चुनाव में देख लीजिए, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। अभी तक डीएमके और कांग्रेस की गांठें तमिलनाडु में नहीं सुलझ पाई हैं। केरल में लेफ्ट का अलायंस और कांग्रेस लेड अलायंस दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। इस अलायंस का मतलब क्या है, ये जरूर समझाने की जरूरत होगी, इसलिए कि ये गठबंधन केवल खानापुरी है। ये नेताओं के एक मंच पर कभी कभी आकर तस्वीर खिंचवा लेने से, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की जो बढ़ती हुई ताकत है, उसके सामने विपक्ष बहुत ही कमजोर पहले से ही दिखता है और जमीनी तौर पर इंडिया अलायंस का कोई वजूद बचा नहीं है। एसआईआर को लेकर अभिषेक बनर्जी ने फिर से इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जो संचालन है वो बिल्कुल सही नहीं है और व्हाट्सएप के जरिए वो अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, एसआईआर को लेकर के यही दृश्य बिहार में भी दिखता था। राहुल जी तथाकथित वोट चोरी का आंदोलन चला रहे थे, तेजस्वी जी भी उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। जिस दिन एसआईआर का
मतदाता सूची प्रकाशित हुआ, राहुल जी कोलंबिया में थे। उनके पास ये नैतिक बल नहीं था कि जिन मुद्दों को लेकर के वो आंदोलन चला रहे हैं उन खामियों को वो सामने ला पाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक उनको अवसर दिए थे, लेकिन कुछ भी साबित विपक्ष नहीं कर पाया। और कमोबेश एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल में यही जाना जांचा परखा फॉर्मूला टीएमसी के नेताओं की ओर से भी आजमाया जा रहा है। इतनी बात तय है, एसआईआर के आधार पर ही पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे। ये अलग बात है कि सरकार वहां बदलने जा रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी और साथियों की सरकार बनेगी। अजीत पवार के बेटे जय ने विमान दुर्घटना की गहन निशान किया। देखिए, अब तो डीजीसीए की जांच पूरी होने की प्रतीक्षा सबको करनी चाहिए और इसके बाद ही इस पर किसी भी तरह की मांग की गुंजाइश है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री को कठपुतली बताया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कठपुतली हो गए, अचेत हो गए, उनको कुछ नहीं, और भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी सरकार चला रहे हैं। देखिए, ऐसी दुर्दशा के बाद भी अगर तेजस्वी यादव के बोल नहीं सुधर रहे हैं तो फिर आने वाले समय में खुद के साथ राजद की भी दुर्गति वो कराने पर आमादा है। एक बड़ा जनादेश और बौना प्रतिपक्ष जिसकी अगुवाई वो कर रहे हैं, इतना बड़ा जनादेश देश के इतिहास में शायद कभी नहीं मिला होगा। जिस नेता ने इस राज्य में लगातार 20 वर्षों तक जनता की सेवा की और उसके बाद भी चुनाव में नीतीश कुमार जी के नाम की लहर चल रही थी और नतीजा सामने है। तेजस्वी जी बहुत बमुश्किल नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचा पाए और एक बार फिर नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके बाद मैं यात्रा पर निकलूंगा और बिहार की जनता से मिलूंगा। साथ ही साथ सरकार से भी ये जवाब मांगूंगा कि जो रोजगार की बात उन्होंने कहा था, जो पैसे देने की बात महिलाओं को कहा था, वो कितना पैसा पहुंचा और किन किन तक पहुंचा। उन्हें यात्रा करने से कौन मना करेगा। यात्रा बीच में नहीं रोके और फिर यात्रा पर, विदेश यात्रा पर नहीं निकल जाए, ये जरूर उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए, इसलिए कि यात्राओं को बीच में रोकने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और जहां तक बिहार में महिलाओं के खाते का सवाल है, तो अब तो 1,81,00,000 महिलाओं के अकाउंट में पैसे चले गए। 2 लाख रुपए की सहायता के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी हो गई है। और जो भी फैसले नीतीश कुमार जी ने लिए, जो भी वायदे किए, एक भी वायदा ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने जमीन पर नहीं उतारा हो। और इसीलिए नीतीश कुमार जी की पहचान एक ऐसे नेता के तौर पर है जो चुनाव जीतने के लिए वायदे नहीं करते हैं। उनका हर निर्णय अपने संसाधनों का आकलन और केंद्र से मिलने वाली सहायता के अनुमान के आधार पर होता है और इसीलिए उनके वायदे जमीन पर फैसलों में तब्दील होते हैं।